इकाई पंचम, यूनिट 5th, 20th। भारतीय कृषि ब्रिटिश अकाल नीति। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 107। कृषि के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है? कृषि के व्यवसायीकरण के प्रभाव बतलाइए। उत्तर: कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ नकदी फसलों को उगाना था। नकदी फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनको बाजार में बेचकर किसानों को अधिक पैसा मिल सकता था। उदाहरण के लिए कपास, चाय, फल, आलू, सरसों आदि नकदी फसलें कहलाती हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए ग्रामीणीकरण को ही बढ़ावा दिया। सरकार ने भारत के परंपरागत कुटीर उद्योगों को नष्ट करने की नीति अपनाई। इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर निर्भरता में वृद्धि हुई। दूसरी ओर सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। यदि कृषि पैदावार में वृद्धि होती थी तो सरकार की आय में भी वृद्धि हो जाती थी। भू राजस्व की वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि का व्यवसायीकरण करना था। कृषि के व्यवसायीकरण का प्रमुख कारण भारत में ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति थी, जो ब्रिटेन में प्रचलित राजनीतिक दर्शन तथा विचारधाराओं से प्रभावित थी। इसका मुख्य आधार समाजवादी की आवश्यकता को पूरा करना था। सरकार ने भू राजस्व को जो प्रणालियाँ लागू की, उनका उद्देश्य अपनी आय की वृद्धि करना तथा अपने समर्थक जमींदारों को प्रसन्न करना था। इस काल में ब्रिटिश नीति ब्रिटेन आवश्यकताओं के लिए कृषि उत्पन्न के प्रयोग की थी। कृषि उत्पन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सरकार ने रेलों का जाल बिछा दिया। ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग तथा शहरी आबादी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कच्चे कपास को भारत के विभिन्न क्षेत्रों से रेलों द्वारा बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था। वहां से उनको ब्रिटेन भेजा जाता था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत का ब्रिटेन के एक कृषि उपनिवेश के रूप में उदय हुआ। कृषि के व्यवसायीकरण की इस प्रक्रिया में सरकार ने उन्हें फसलों में विकास में योगदान दिया जिनकी विदेशी बाजारों में आवश्यकता थी। कृषि के व्यवसायीकरण का प्रभाव। पहला, किसान तथा श्रमिकों का शोषण। नील तथा चाय की खेती पर अंग्रेजों का वर्चस्व था। वे कृषकों तथा मजदूरों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। अंग्रेज व्यापारी नील के रंग का उत्पादन करते थे, जिससे उनको भारी लाभ होता था। नील की खेती के लिए उनके अपने बागान थे, जिनमें वे किराए के मजदूरों से खेती करवाते थे, किंतु नील के अधिकांश उत्पादन का बोझ किसानों पर पड़ता था। बागानों के मालिक किसानों से नील के उत्पादन के लिए संविदा कर लिया करते थे, जिनके अनुसार किसानों को अपने खेतों में नील का उत्पादन करना पड़ता था और उपज बागान मालिकों को कम मूल्य पर बेचनी पड़ती थी। किसानों को नील का जो मूल्य बागान मालिकों से मिलता था वह लगान से भी कम होता था। यदि नील के स्थान पर किसान चावल की खेती करता तो उसे अधिक लाभ होता, किंतु वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त किसानों को एक अन्य प्रकार के शोषण का भी सामना करना पड़ता था। उन्हें खेती के लिए बागान मालिकों से ऋण लेना पड़ता था। किसान अनपढ़ थे और ऋण का हिसाब बागान मालिकों के पास रहता था, जिनमें वे बहुत घोटाला करते थे।
फलस्वरूप किसान ऋण कभी नहीं चुका पाते थे और उसके बोझ से सदैव लदे रहते थे। चाय बागानों की भी यही दिशा थी। दूसरा, जमींदार तथा ऋणदाता व्यापारियों को लाभ। कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप जमींदार तथा ऋणदाता व्यापारी सशक्त हो गए। उनके द्वारा कृषकों का शोषण पहले से बढ़ गया। इस प्रणाली का मुख्य आधार अग्रिम ऋण प्रदान करना था। इस ऋण की अदायगी के लिए छोटे किसानों को फसल आते ही बेचनी पड़ती थी। फसल पर उसे कम कीमत मिलती थी, उससे वह ऋण मुक्त भी नहीं हो पाता था। दूसरी ओर समृद्ध किसान तथा जमींदार गरीब किसानों की फसल को कम कीमत पर खरीद लेता था और अपनी फसल को उचित समय पर बेचकर अधिक लाभ कमाते थे। व्यवसायीकरण से सामान्य किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े किसान तथा जमींदार ही इससे लाभान्वित हुए। तीसरा, आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। संयुक्त प्रांत में व्यावसायिक खेती ने कुछ असंतुलनों को जन्म दिया। किसान पर लगान की दर बहुत बढ़ा दी और उसको कठोरता से वसूल किया गया। इससे ऋणग्रस्तता बढ़ी। दूसरे, इस काल में कृषि का जो भी विस्तार हुआ वह नकदी फसलों में ही हुआ, जैसे गन्ना, गेहूं आदि। इसमें से अधिकांश फसलें तो तत्काल होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए उगाया जाता था, जिसका उद्देश्य हमेशा भू राजस्व, लगान तथा पुराने खर्चों को चुकाना होता था। महाराष्ट्र में नई भू राजस्व प्रणाली लागू करने से इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था पैदा हुई। इसके कारण आर्थिक विषमता बढ़ी और दलित वर्गों की हालत बदतर हो गई। चौथा, कृषि उपज के व्यापार का लाभ किसानों को नहीं। पंजाब में हालात ऊपरी तौर पर अच्छे प्रतीत होते थे, किंतु इसका लाभ भी जमींदार तथा अंग्रेजों को ही हुआ। पंजाब में सिंचाई के विस्तार से 40 लाख एकड़ जमीन पर खेती होने लगी, जिस पर पहले कभी नहीं होती थी। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उपज का व्यापार बहुत बढ़ गया, किंतु अमेरिकी कपास तथा अच्छी किस्म का गेहूं कराची के रास्ते विदेशी को चला जाता था, जिसका लाभ भारत के किसानों को नहीं मिल पाता था। पांचवा, प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खाद्यान्न में कमी तथा अकाल। उपयुक्त कारणों से ही प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खाद्यान्न की प्राप्ति में कमी आई। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बार अकाल पड़े, जिनमें हजारों लोग भूख से तड़प कर मर गए। 1800 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक अकालों से मरने वालों की संख्या 10 लाख थी, जो 1875 से 1900 ईस्वी के बीच बढ़कर 1,50,00,000 हो गई। इन अकालों का कारण केवल फसल खराब होना ही नहीं था, बल्कि गरीब किसानों के पास खेती के अलावा दूसरी कोई रोजगार नहीं भी था। खेती से वे इतना जमा नहीं कर पाते थे कि अकाल के समय वह काम आ सके। दूसरे, अकाल के समय भी सरकार विदेशों को अनाज का निर्यात किया करती थी। इन अकालों
ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। इस स्थिति में भी सरकार ने उच्च दरों पर राजस्व की मांग की। यह किसानों पर अत्याचार तथा शोषण की पराकाष्ठा थी। ऐसे समय में ऋण ग्रस्तता तथा दबाव के कारण महाजनों को जमीन बेचे जाने की घटनाएं में वृद्धि हुई और भारी तादाद में लोग खेतीहर मजदूर बनते चले गए। जो किसान मजदूर बन गए उनको रोजगार की तलाश में अपने मूल निवास स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः स्पष्ट है कि व्यावसायिक खेती से गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। इससे बड़े किसानों, जमींदारों तथा अंग्रेजों को ही लाभ मिला। उन्होंने इसके व्यापार में भारी लाभ कमाया। अंग्रेजों ने भूमि सुधार, सिंचाई आदि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसी फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जिसकी विदेशी बाजारों में आवश्यकता थी। सरकार की इस नीति ने किसानों को बर्बाद कर दिया। प्रश्न क्रमांक 108, ब्रिटिश अकाल नीति के बारे में बतलाइए, अथवा भारत में अकाल के क्या कारण थे, अथवा 1858 से 1919 तक ब्रिटिश प्रशासन में अकाल नीति की समीक्षा कीजिए। उत्तर, भारत की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है और मानसून की वर्षा निश्चित नहीं होती। अतः भारत में प्राचीन काल से ही अकाल और सूखे पड़ते रहे हैं, किंतु प्राचीनकालीन साहित्यकार तथा विदेशी यात्राओं के विवरण से प्रतीत होता है कि अकाल कम ही पड़ते थे। यदि कभी अकाल पड़ते भी थे तो जनता के कष्ट निवारण के लिए सरकार राहत कार्य करती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राहत कार्यों में कर का कम करना, लोगों को भिन्न प्रदेशों में बसना, सरकारी कोष से अन्य खरीदों के लिए धन देना, तालाब, कुएं तथा झीलों इत्यादि बनाना तथा अन्य प्रदेशों से अन्य का आयात करना इत्यादि सम्मिलित थे। मुस्लिम युग में हुए प्रमुख अकाल मुहम्मद तुगलक, अकबर, शाहजहां तथा औरंगजेब के काल में पड़े। यद्यपि सम्राटों ने इससे निपटने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु इन अकालों में अत्यधिक जनधन की हानि हुई। ब्रिटिश काल में भी कुछ भयंकर अकाल पड़े। प्रत्येक अकाल में हजारों की संख्या में लोग मौत के मुंह में समा जाते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों का भीषण आर्थिक शोषण किया था, जिससे भारतीय आर्थिक दृष्टि से अत्यंत गरीब हो चुके थे। ऐसी स्थिति में अकाल पड़ने पर भारतीयों की स्थिति शोचनीय हो जाती थी। इस संदर्भ में चोपड़ापुरी दास का कथन उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है, कोई भी बड़ी देवी विपत्ति तुरंत आर्थिक संतुलन बिगाड़ देती है। लोगों को हर समय अकाल और अभाव का डर बना रहता और जब ये आते हैं तो मृत्यु और दुर्दशा का तांडव होने लगता। भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अनेक भीषण अकाल पड़े। इन अकालों के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, प्राकृतिक कारण। अकालों में सर्वप्रथम कारण प्राकृतिक ही होता है। प्राकृतिक कारणों में अंतर्गत
सामान्यतः उन कारणों को सम्मिलित किया जाता है जिनके कारण खदान की पूर्ति मांग की तुलना से असामान्य रूप से कम हो जाती है। प्राकृतिक कारणों में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, तूफान, ओले अथवा टिड्डियों के हमले के कारण तथा किन्हीं अन्य बीमारियों के कारण फसलें का बर्बाद हो जाना आदि प्रमुख है। भारत में अकाल का प्रमुख कारण मानसून का अनिश्चित होना भी है। 1880 ईस्वी में स्थापित प्रथम अकाल आयोग ने भी भारत में अकाल का प्रमुख कारण सूखा पड़ना अथवा बिना मौसम की भारी वर्षा को माना था। इसी कारण भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ कही जाती है। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर कभी अत्यधिक वर्षा होने से फसलों नष्ट हुई तो अगले वर्ष उसी स्थान पर सूखा पड़ने से फसलें बर्बाद हो गई। इस प्रकार प्राकृतिक विपदाओं के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, आर्थिक कारण। भारत में अकाल पड़ने का दूसरा प्रमुख कारण आर्थिक था। आर्थिक कारण के निम्नलिखित प्रमुख थे। पहला, सिंचाई के साधनों का अभाव। दूसरा, यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव। तीसरा, उद्योग धंधों का अभाव। चौथा, कृषकों की ऋणग्रस्तता। पांचवा, कृषि का पिछड़ापन। छठा, कृषकों पर भारी कर। सातवां, कृषि का वाणिज्यीकरण। और आठवां, उद्यानों के निर्यात में बढ़ोतरी। अंग्रेजी सरकार ने सिंचाई के साधनों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया था। परिणाम स्वरूप सूखा पड़ने की स्थिति में अकाल पड़ जाता था। यातायात के साधनों के अभाव के कारण ही उद्यानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से नहीं पहुंचाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त कृषि के वाणिज्यीकरण हो जाने के कारण उद्यानों का निर्यात ही बढ़ गया था। अतः अकाल के समय में स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती थी। तीसरा, राजनीतिक कारण। भारत एक गुलाम देश था जिस पर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ी सरकार का मूल उद्देश्य भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना था। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने अकालों से जनता को बचाने के लिए कभी कोई ठोस कार्य नहीं किया। उदाहरण के तौर पर ना तो खाद्य संग्रह नीति का पालन किया गया और न ही राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। इसके अतिरिक्त अकाल के समय तक में उद्यानों का निर्यात बंद नहीं किया गया। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार का मानना था कि भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण भी भारत में अकाल पड़ते हैं, किंतु इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चौथा, भारतीयों की गरीबी। भारत में अकाल पड़ने का एक प्रमुख कारण भारतीयों का अत्यधिक गरीब होना था। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी तथा वे अधिकतर भूखमरी के कगार पर ही रहते थे। ब्रिटिश आर्थिक शोषण, घरेलू उद्योग धंधों का पतन, करों की ऊंची दरें, भारत से धन निष्कासन तथा भारतीय किसानों का जमींदारों व सरकार द्वारा शोषण किया जाने से भारतीय निरंतर गरीब होते जा रहे थे। भारत के प्रमुख अकाल। अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन किए जाने के संपूर्ण काल में भारत में अनेक अकाल पड़े।
अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। अ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान अकाल और ब ब्रिटिश राज के शासन के दौरान अकाल। अ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अकाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान भारत में अनेक अकाल पड़े व भारतीय इनके त्रस्त हो गए। 1909 ईस्वी में प्रकाशित अकाल आयोग रिपोर्ट्स में ज्ञात होता है कि 1706 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत में 12 भयंकर अकाल व 4 दुर्भिक्ष अकाल पड़े। इनमें सबसे प्रमुख 1770 ईस्वी में पूर्वी भारत में पड़ा अकाल था, जिसमें लगभग 33 लाख लोग मारे गए थे। 1784 ईस्वी में भी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब तथा अवध में निरंतर 2 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भीषण अकाल पड़ा। इसी तरह 1792 में हैदराबाद, मुंबई तथा दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा। 1838 ईस्वी में भी उत्तरी पश्चिमी प्रांत के कुछ भागों में पुनः भीषण अकाल पड़ा। इसमें भी बड़ी संख्या में लोग मरे थे, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी भी सरकार ने भारतीयों के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। उल्लेखनीय है कि अकाल पीड़ितों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई थी। वह ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान अकाल। 1858 ईस्वी में भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में से निकाल कर सीधे ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश ने भारत में ब्रिटिश ताज का शासन 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा था। इस काल में भारत में अनेक भीषण अकाल पड़े। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, उत्तर पश्चिम का अकाल 1860 से 61 ईस्वी। सन 1859 व 1860 ईस्वी के उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा अत्यंत सीमित मात्रा में हुई। इस अकाल के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली व निकटवर्ती इलाका था। इस अकाल में लगभग 2 लाख लोग मारे गए। ऐसे विकट समय में सरकार ने अकाल पीड़ितों की उचित सहायता नहीं की। दूसरा, उड़ीसा का अकाल। वर्षा न होने के कारण 1866 से 1867 ईस्वी में उड़ीसा में भयानक अकाल पड़ा। अकाल की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने निकटवर्ती क्षेत्रों से अनाज मंगवाने का प्रयास किया, किंतु यातायात के उचित साधन न होने के कारण यह संभव न हो सका। इस अकाल में लगभग 10 लाख लोग की मृत्यु हो गई। इस अकाल के विषय में स्वयं तत्कालीन गवर्नर जनरल ने लिखा, संभावित विपत्ति के बारे में कोई दूरदर्शिता नहीं थी और न ही उसके लिए कोई एहतियाती कदम उठाए गए। तीसरा, राजपूताना का अकाल 1868 से 1869। राजपूताना क्षेत्रों में 1868 से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मारवाड़, बीकानेर और अजमेर थे। सूखे के कारण स्थिति विकट हो गई। उसी समय इस क्षेत्र पर टिड्डियों का आक्रमण हो गया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस अकाल में बड़ी संख्या में लोग व मवेशी मारे गए। चौथा, बिहार एवं बंगाल का अकाल
1873 से 74। वर्षा न होने के कारण बिहार एवं बंगाल में 1873 से 74 में भीषण अकाल पड़ा, किंतु इस अवसर पर सरकार ने उचित कदम उठाए तथा लोग बड़ी संख्या में मरने से बच गए। 5वां, दक्षिण भारत का अकाल 1876 से 77। दक्षिण भारत में मद्रास, मैसूर व हैदराबाद तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में कुछ क्षेत्रों में 1876 से 77 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल में लगभग 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 55 लाख लोग व्यक्ति मौत के ग्राम बन गए। इस अकाल के समय एक साथ कई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। पहले बेमौसम की वर्षा तथा बाद में सूखा पड़ने से फसल नष्ट हो गई। तत्पश्चात चेचक व प्लेग की महामारी इन क्षेत्रों में फैल गई। सरकार द्वारा उचित सहायता न दिए जाने से समस्या और भी गंभीर हो गई। 6, 1899 से 1900 ईस्वी का अकाल। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 1899 से 1900 ईस्वी में अकाल पड़ा। इस अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में प्रमुख राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, हैदराबाद व मुंबई प्रांत थे। इस अकाल में लगभग 25 लाख लोग मारे गए। लोग मक्खियों की तरह मर रहे थे। 7वां, बंगाल में अकाल 1943। 1900 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बार अकाल पड़े, किंतु इनसे बहुत अधिक हानि नहीं हुई। 1943 ईस्वी में बंगाल में पुनः भीषण अकाल पड़ा। 1942 ईस्वी में उड़ीसा तथा बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भीषण समुद्री तूफान आया, जिससे फसलें नष्ट हो गई। इसी समय बर्मा के अंग्रेज़ों के हाथ से निकल जाने के कारण वहाँ से अनाज आना बंद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 35 लाख व्यक्ति मारे गए। इस प्रकार संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अकालों का शिकार हुए। विलियम डिग्बी ने लिखा है कि 1854 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक ही विभिन्न अकालों के कारण लगभग 3 करोड़ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अंग्रेजी सरकार ने अकालों के निवारण हेतु निम्न उपाय किए। अकालों से जनता की रक्षा करने का दायित्व सरकार का होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही अकालों का सामना करने के लिए तत्कालीन सरकारें समुचित कदम उठाती रही हैं। अंग्रेजी सरकार ने भी भारत में अकाल के निवारण हेतु निम्नलिखित कार्य किए। पहला, प्रथम अकाल आयोग। भारत में निरंतर बढ़ रहे अकालों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटिल ने एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया। इस आयोग का अध्यक्ष सर रिचर्ड स्टैची को नियुक्त किया गया। इस आयोग का कार्य अकालों से बचना व उनका सामना करने के लिए उपायों के सुझाना था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट्स में निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, अकाल पड़ने पर राज्य सरकार को सहायता का दायित्व स्वयं पर लेना चाहिए। दूसरा, अकाल के समय फसलों की हानि के अनुपात में भूमि कर की कमी हो जानी चाहिए। तीसरा, काम करने में असमर्थ व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। चौथा,
स्वस्थ व्यक्तियों को उचित मजदूरी पर रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध कराए जाए। 5वां, भारत में तथा प्रत्येक प्रांत में कृषि विभाग की स्थापना की जाए। 6, स्थानीय भूमिपतियों को अपने क्षेत्र की जनता की सहायता करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रथम अकाल आयोग ने निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण संस्तुतियां की थी। भारतीय सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया व प्रत्येक वर्ष बजट में अकालों के लिए 1.15 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। इन्हीं संस्तुतियों के आधार पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई। इसी संहिता के आधार पर भविष्य में पड़े अकालों में जनता की सहायता की गई। दूसरा, द्वितीय अकाल आयोग। सर जेम्स लायर की अध्यक्षता में 1898 ईस्वी में द्वितीय अकाल आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में निम्नलिखित संस्तुतियां की। पहली, अकाल सहायता कोष की स्थापना की जाए। दूसरी, अकाल के समय पीड़ित जनता की निःशुल्क सहायता की जाए। तीसरी, जुलाहों, आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों के लोगों की सहायता की जाए। तीसरा, तृतीय अकाल आयोग। द्वितीय अकाल आयोग की संस्तुतियों को लागू किए जाने से पूर्व 1899 ईस्वी में भारत के विभिन्न भूभागों में भीषण अकाल पड़ा। अतः सरकार ने तुरंत तृतीय अकाल आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सर एंथनी मैकडोनाल्ड थे। इस आयोग के निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, कृषि बैंकों की स्थापना की जाए। दूसरा, सिंचाई व्यवस्था का समुचित विकसित किया जाए। तीसरा, पशुओं के चारे की समुचित व्यवस्था की जाए। चौथा, अकाल पड़ते ही अकाल पीड़ित क्षेत्रों में राजस्व वसूली बंद कर दी जाए। 5वां, अकाल पीड़ितों को ऋण प्रदान किया जाए। तृतीय अकाल आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अकाल पीड़ितों के लिए प्रत्येक वर्ष बजट में 15 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई। सिंचाई के साधनों का भी विकास किया गया तथा अकाल पीड़ित क्षेत्रों तक उद्यान पहुंचाने हेतु रेलवे व अन्य यातायात के साधनों का विकास भी किया गया। चौथा, चतुर्थ अकाल आयोग। 1943 ईस्वी। 1942 से 43 ईस्वी में बंगाल में पड़े भीषण अकाल को देखते हुए 1943 ईस्वी में चतुर्थ अकाल आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे। इस आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतियों की। पहली, राशनिक व्यवस्था लागू की जाए। दूसरी, अखिल भारतीय खाद्य परिषद की स्थापना की जाए। तीसरी, अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए जाए। चौथा, अनाज का आयात किया जाए। 5वां, कृषि एवं सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए। उल्लेखनीय है कि समय समय पर इन अकाल आयोगों ने संस्तुतियों की, किंतु अकालों का निवारण नहीं किया जा सका। इन आयोगों की संस्तुतियों को इतना लाभ अवश्य हुआ कि सरकार ने सिंचाई व कृषि के विकास की ओर ध्यान दिया, किंतु जनता फिर भी अकालों की विभीषिका से बच ना सकी। अकालों के परिणाम।
किसी भी देश में अकाल का उस देश पर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पर गंभीर एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है। अकालों के परिणाम स्वरूप भारत में बड़ी संख्या में मनुष्य एवं पशु मारे गए। इनमें किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई तथा घरेलू उद्योग धंधे भी प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप लोगों ने गांवों से शहरों की ओर पलायन करना प्रारंभ कर दिया। अकालों के परिणाम स्वरूप जनता एवं सरकार में आत्मविश्वास की कमी हो गई, जिससे पारिवारिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूख से व्याकुल माँ बाप द्वारा अपने ही बच्चों को बेच देने के उल्लेख भी विभिन्न स्रोतों से मिलते थे। जनता का नैतिक पतन हुआ। किसी भी देश की जनता का नैतिक रूप से पतन होना उस देश के लिए अत्यंत गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इससे देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति सीधे प्रभावित होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकाल के कृषि, आयोग, व्यापार आदि प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं तथा नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से ही भारत को खोखला कर उसे कमज़ोर बनाते हैं। भारतीयों का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी सरकार ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को न समझा, जिसके कारण भारतीयों को अपार कष्ट उठाने पड़े। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 109। कृषि के व्यवसायीकरण के प्रभाव लिखिए। उत्तर। प्रश्न 107 का उत्तर देखें। प्रश्न क्रमांक 110। भारत में अकाल के कारण लिखिए। उत्तर। भारत में अकाल के कारण। पहला, मानसून की अनिश्चितता। दूसरा, अकाल को रोकने के उपायों का अभाव। तीसरा, भारतीय उद्योगों तथा दस्तकारियों का नाश। चौथा, किसानों का आर्थिक शोषण। पांचवा, भारत में धन की निकासी। और छठा, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, 1858 के बाद भारतीय कृषकों की दशा। 1858 के बाद भारतीय कृषकों की दशा। अ, में बहुत उन्नति हुई। ब, बिगड़ गई। स, सामान्य रही। या द, उपयुक्त बातें असत्य हैं। दूसरा, भारत में कंपनी के शासनकाल में पहला अकाल बंगाल में कब पड़ा। अ, 1769 से 70 ईस्वी तक। ब, 1775 से 76 ईस्वी। स, 1777 से 78 ईस्वी। या द, 1780 से 81 ईस्वी। सही उत्तर है अ, 1769 से 70 ईस्वी। तीसरा प्रश्न, स्टेची आयोग का गठन कब किया गया था। अ, 1878 ईस्वी में। ब, 1880 ईस्वी में। स, 1881 ईस्वी में। या द, 1882 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है ब, 1880 ईस्वी में। चौथा प्रश्न, मैकडॉनल्ड आयोग की सिफारिशें कब प्रकाशित हुई। अ, 1901 ईस्वी में। ब, 1902 ईस्वी में। स, 1903 ईस्वी में। या द, 1904 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है अ, 1901 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न, भारत में प्रथम ब्रिटिश अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था। अ, रिचर्ड स्टोची। ब, चार्ल्स वुड। स,
मैकडोनेल या द उपयुक्त से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अ, रिचर्ड स्टेची। छठा प्रश्न, 1858 के बाद भारतीय कृषियों की दशा। अ में बहुत उन्नति हुई, ब बिगड़ गई, स सामान्य रही या द उपयुक्त बातें असत्य है। इसका सही उत्तर है ब बिगड़ गई।